नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं दीपक डोभाल। एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। पाकिस्तान की भारत से बातचीत की पेशकश। सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मिले पाक उच्चायुक्त अब्दुल बासित। श्रीनगर में फिर बारिश शुरू। राहत और बचाव कामों में परेशानी की आशंका। पानी बढ़ने से उत्तर कश्मीर में बाढ़ का खतरा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का आज से 4 दिन का वियतनाम दौरा। वियतनाम को बताया लुक ईस्ट नीति का अहम हिस्सा। सड़क हादसों पर लगाम के लिए न्यू रोड सेफ्टी एंड ट्रांसपोर्ट बिल में कड़े प्रावधान। ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर बढ़ी सजा और जुर्माने की राशि। और आईएस आतंकियों का ब्रिटेन के नागरिक डेविड हेन्स की हत्या का दावा। प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने बुलाई सुरक्षा कैबिनेट की आपात बैठक। और अब खबरें विस्तार से। भारत और पाकिस्तान में बातचीत दोबारा की कोशिशें जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक कल दिन में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। इसके बाद भारत पाकिस्तान के कारोबारियों की बैठक में बासित ने दोनों देशों के बीच बेहतर रिश्तों की वकालत की। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान को बातचीत के दरवाजे खुले रखने चाहिए। बासित का बयान ऐसे वक्त में आया है जब कुछ दिन पहले विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा था कि कूटनीति में पूर्ण विराम नहीं होता। उनका जवाब पाकिस्तान के साथ भविष्य में बातचीत की रणनीति को लेकर पूछे गए एक सवाल पर था। पाकिस्तानी उच्चायुक्त की कश्मीर के अलगाववादी नेताओं से मुलाकात के बाद भारत ने विदेश सचिव स्तर की बातचीत रद्द कर दी थी। The time has now come to get out of this pattern and to have a new narrative which helps our two countries to keep moving forward. That is easier said than done, but I think we owe it to our future generations to build a relationship that is based on mutual respect and mutual benefit. और अब बात जम्मू कश्मीर में आई बाढ़ की, तो श्रीनगर में आज फिर बारिश हो रही है और इससे राहत और बचाव के काम पर असर पड़ सकता है। बाढ़ पीड़ित इलाकों में पानी घटने लगा है, लेकिन महामारी से निपटना अब बड़ी चुनौती है। वहीं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने उत्तर कश्मीर में पानी बढ़ने को चिंता का सबब बताया है। जम्मू कश्मीर के बाढ़ पीड़ित इलाकों में देश भर से मदद पहुंचाने का काम तेज हो गया है। कल राज्य के राजनीतिक दलों की सर्वदलीय बैठक हुई। इसमें बाढ़ पीड़ित इलाकों में मदद के लिए साझा अपील जारी की गई। दिल्ली में भी जम्मू कश्मीर के मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर राज्य की बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की। We all parties should get together at this point of time, and because first priority is the rescue, now it's going to be relief, and then it is going to be rebuilding the nation. You see, the first thing is that the initiative has come, though late, but finally it has come, and we welcome such initiative. जम्मू कश्मीर में पिछले 109 साल में सबसे भयानक बाढ़ में अब भी 1.5 लाख लोग फंसे हैं। सेना और दूसरी राहत एजेंसियां इन लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए दिन रात अभियान चला रही हैं। अब तक 1.5 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। उधर प्रशासन अब महामारी से निपटने की तैयारी में जुट गया है। पीड़ित इलाकों में पानी साफ करने वाली दवाइयां बांटी जा रही हैं। लोगों तक साफ पानी पहुंचाने के लिए 6 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट श्रीनगर पहुंच गए हैं। 28 tons of medicines we have sent there. We have already sent 1 lakh chlorine tablets, water purifying machines, over I would say 1,000 tents, and many other things we have sent. It's almost 100 tons of material that has been sent. सबसे बड़ा मुश्किल काम अब ये हो गया कि एड यहाँ बहुत आएगा, फूड आएगा, दवाइयाँ आ जाएगी, पानी, उसको मैनेज करने की बड़ी ज़रूरत है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अधिकारियों को राशन सप्लाई में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि श्रीनगर के सभी इलाकों में अगले 36 घंटों के अंदर खाने पीने की चीजें पहुंचाई जाएंगी। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बाढ़ पीड़ित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि देश भर से आने वाली मदद तुरंत पीड़ितों तक पहुंचाई जाए। श्रीनगर से रविंद्र सिंह शोरान के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी।
राज्यसभा में विपक्ष के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद का कहना है कि राज्य के बाढ़ प्रभावित इलाकों में अब भी लाखों लोग फंसे हैं और उन्हें बचाने की सख्त जरूरत है। गुलाम नबी आजाद से राज्यसभा टीवी संवाददाता रविंद्र शौरान ने खास बातचीत की। जम्मू कश्मीर में बाढ़ की हालत बहुत ख़राब है। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता गुलाम नबी आज़ाद साहब। सर, क्या स्थिति, आप तो लगातार घूम रहे हैं लोगों के बीच, क्या स्थिति अभी है? अभी स्थिति बहुत ही गंभीर है। अभी भी बहुत लोग फंसे हैं, लाखों की संख्या में अभी लोग फंसे हुए हैं। आर्मी और एयरफोर्स तो बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन इस आपदा में अगर किसी ने यहाँ सबसे ज़्यादा काम किया है तो यहाँ के जो युवक है वो अपनी जान पर खेलकर उन्होंने लकड़ी को जमा करके, टायर, रबर टायर हैं, उन पर चढ़ चढ़ के 5-5, 6-6 लोगों को बचाते हैं। अब लोग पानी की वजह से तो शायद जितने लोगों ने जो दब गए वो तो दब गए, लेकिन अब लोग जो मरेंगे वो भूख और प्यास की वजह से, क्योंकि न पानी है और न खाना है। तो ये भी बड़े स्केल पे करना पड़ेगा और वो भी बोट के ज़रिए ही करना पड़ेगा। छत आप हेलीकॉप्टर से गिराएंगे तो वो पानी में गिर जाता है, तो पानी में गिर जाएंगे तो लोग अगर निकलेंगे वो पानी में से उठाने के लिए तो डूब जाएंगे। आज़ाद साहब का कहना है कि इस वक्त ज़रूरत है थोड़ा सरकार को और ध्यान देने की। श्रीनगर से कैमरा पर्सन प्रशांतों के साथ रमन सिंह शौरान, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर में राहत काम में लगी वायुसेना का कहना है कि राहत और बचाव में अभी और वक्त लग सकता है। एयर ऑपरेशन के डीजी एसबी देव से बातचीत की राज्यसभा टीवी संवाददाता प्रणव गोस्वामी ने। कश्मीर बाढ़ पीड़ितों के लिए एयरफोर्स के जवान फरिश्ते बनकर आए हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं एसबी देव साहब जो एयर ऑपरेशन के डीजी हैं। सर, ये जानना चाहेंगे कि अभी किस तरह से आप लोग लगातार 24 घंटे मदद में लगे हैं, अभी क्या हालात आपने देखे हैं और कब तक आपको लगता है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो और लंबा चल सकता है? रेस्क्यू ऑपरेशन तो और लंबा चल सकता है क्योंकि त्रासदी बहुत बड़ी है, जैसे मैं पहले बोल रहा था। और मैं यही बोलना चाहता हूँ कि हम ये नहीं सोच रहे कि ये एक दिन का है, दूसरे दिन का है, तीसरे दिन बंद हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। जब तक ज़रूरत है तब तक ये ऑपरेशन चलते रहेगा। क्या क्या परेशानी आई है, क्योंकि हमने देखा है कि ये ऐसी जगह है, एक तो घाटी है, दूसरा कई मौक़ों पर क्योंकि लोग परेशान हैं तो वो उत्तेजना में आ जाते हैं। चुनौतियाँ, चैलेंजेस तो नॉर्मल है हमारे लिए। ओके, उसका कोई इट्स नॉट अ बिग डील। ओके, सारी जो चैलेंजेस हैं, हमारे जो जवान हैं एयरफोर्स के, आर्मी के, एनडीआरएफ के, वो तो उनको मज़ा आता है। कोई चैलेंज हो तो फिर। देव साहब का कहना है कि चुनौतियां ज़रूर है, लेकिन ये इतनी बड़ी चुनौतियां नहीं है जो कि एयरफोर्स के जवानों का हौसला कम कर सके। कैमरामैन सिद्धार्थ के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी, श्रीनगर। तो एयरफोर्स हो या सेना या एनडीआरएफ, चुनौतियां बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इस वक्त जो सबसे ज़्यादा परेशानी का सबब बनी है वो है श्रीनगर में ताज़ा बारिश। रविंद्र सिंह शौरान हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं फोन लाइन के जरिए। श्रीनगर में इस वक्त मौजूद है रविंद्र, बारिश शुरू हो चुकी है। क्या माना जाए, जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था और जो पानी कम हो रहा था, जिससे कहा जा रहा था कि अब रेस्क्यू ऑपरेशन में अब तेज़ी आएगी, बारिश से कहीं खलल पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन में? जी दीपक, फिलहाल जिस इलाके में हम लोग हैं यहाँ पे तेज बारिश शुरू हो गई है और इसके अलावा जो हमारे पास जानकारी आ रही है वो श्रीनगर के दूसरे जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पे भी तेज बारिश आ गई है, जिससे राहत और बचाव कार्य में आर्मी और जो एयरफोर्स लगा हुआ है उसको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा जो आपको बता दूं कि अभी तक करीबन 1.25 लाख लोगों को निकाल लिया गया है, और लेकिन उसके बावजूद भी लाखों लोग अभी भी अपने घरों में हैं। लेकिन इनमें ज्यादातर वो लोग हैं जो अपनी मर्जी से घर से बाहर निकलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वही उनके लिए सेफ है। और अब वाटर लेवल जो है वो लगातार कम भी हो रहा है। लेकिन आज जो बारिश आ रही है उससे पता नहीं माहौल किस तरीके से बदलाव होगा। अगर बारिश तेज है और नदियों का जलस्तर वापस बढ़ जाता है तो फिर एक बार और भारी समस्या का सामना यहाँ पे जो रेस्क्यू एजेंसीज हैं उनको करना पड़ सकता है। जी रविंद्र, एक तो इंटेंसिटी जानना चाहूंगा कि बारिश इस वक्त किस इंटेंसिटी से हो रही है? क्या हल्की बारिश है या बहुत तेज है? और जो महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जो महामारी का खतरा जिसकी आशंका सेना और जो चिकित्सक हैं वो जता रहे थे, उससे निपटने के लिए क्या कुछ कवायद की गई है अब तक? रविंद्र जी देखिए, बारिश की जहाँ तक बात है, जो फिलहाल जो बारिश आ रही है वो बहुत तेज बारिश है। जिस इलाके में हम लोग हैं इसको आप माइल्ड या हल्की बारिश नहीं कह सकते, ये काफी तेज बारिश है। और इस बारिश का असर जो है वो नकारात्मक ही होने वाला है रेस्क्यू ऑपरेशन पे, क्योंकि मौसम भी खराब होगा और उसके अलावा जो है क्योंकि रोशनी नहीं है तो हेलीकॉप्टर छोड़ने में भी इसमें बड़ी दिक्कत होती है। और खासतौर पे जो लोग अपने
टेम्पररी शेल्टर्स में रुके हुए हैं, जो रिलीफ कैंप्स में रुके हुए हैं, उनको भी बड़ी समस्या आएगी, क्योंकि वो भी अगर वहाँ भी वाटर लेवल राइज करता है तो उनको भी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। फूड की सप्लाई में बड़ी दिक्कत आएगी, मेडिसिन को देने में उनको बहुत दिक्कत आ रही है। लोग कई तरह की बीमारियां हैं यहाँ पे लोगों को, जो हर तरह जो कि पानी के यहाँ लगातार खड़े रहने से उत्पन्न होती है, इन्फेक्शन है, इसके अलावा जो बीमारियां, जहाँ तक एपिडेमिक की बात है, उसको निपटने के लिए सरकार हर तरह की मदद मुहैया कराने की कोशिश कर रही है। पानी में क्लोरीन डाला जा रहा है, उसके अलावा लोगों को दवाइयां जी आने के तमाम तरह के कदम उठा रही है सरकार, और जो राहत कामों में जुटे हुए। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। श्रीनगर के जवाहर नगर में बाढ़ पीड़ितों का आरोप है कि उन्हें सरकार से कोई मदद नहीं मिल रही है। ऐसे में राज्यसभा टीवी संवाददाता रविंद्र सिंह शौरान ने जमीनी हालात का जायजा लिया। ये इलाका जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं इस वक्त, ये है कश्मीर का दिल कहा जाने वाला जवाहर नगर रामबाग का इलाका। आइए यहाँ के रहने वाले कुछ लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि यहाँ की स्थिति का क्या है। सर, आप लोग तो यहाँ रह रहे हैं, अभी पानी कुछ कम हुआ है क्या? पानी अभी 4.5 फुट कम हुआ है। ये जो इलाका है ये बिल्कुल जवाहर नगर, ये बिल्कुल जवाहर नगर का पूरी हार्ट ऑफ द सिटी है। ये आपको दिख रहा है अभी ये मंजिलें, ये तीन मंजिलें जो थी, ये आपको भी दिख रहा है। जो आगे है इसमें 70% मकान पूरे दहस गए हैं। बिल्कुल मेन इलाका है और यहाँ पूरा इलाका खराब बर्बाद हो गया है। जान माल का भारी नुकसान है। जान का नुकसान है, माल का छोड़ो, जान का बड़ा नुकसान है। और अभी भी लोग फंसे हुए हैं, बहुत लोग फंसे, अभी भी गिर रहे हैं, मकान अभी भी गिर रहे हैं। गवर्नमेंट का कोई नहीं आया, 2 दिन के बाद रेस्क्यू में आ गए। सेंट्रल गवर्नमेंट 2 दिन के बाद आर्मी आ गई है। आर्मी की रेस्क्यू टीम के साथ हम लोग अभी आए हैं। हमारे साथ बलविंदर सिंह जी हैं, इनका घर यहाँ पे है। बलविंदर जी, बारिश होने के बाद से लगातार यहाँ नहीं आ पाए हैं क्या? जी सर, मैं बाहर था, अभी जस्ट यहाँ पहुँचा हूँ आज ही, तो अपने घर तक पहुँचा। आज ही अपने कहाँ से आप आए हैं? पंजाब से, अमृतसर से। जो वहाँ काम करते हैं? जी मैं काम यहीं पे करता था, मेरी फैमिली सर यहीं पर थी। मैं जस्ट 1 तारीख यहाँ से निकला हूँ। 31 तारीख को मुझे काम पड़ा था बाहर, तो 1 तारीख को वहाँ पहुँचा हूँ। बलविंदर सिंह की बहुत ही दर्दनाक कहानी है। ये घर बलविंदर सिंह जब 1 तारीख को यहाँ से निकले थे तो एक खुशहाल आबाद घर था, लेकिन आज जब अपना पूरा काम निपटा के लौटे हैं वो बहुत मुश्किल से यहाँ पहुँच पाए हैं। और ऐसी कठिन परिस्थिति में हम लोग इनके साथ आज यहाँ खड़े हैं। बलविंदर जी का कहना है कि इनके माता पिता यहीं काल का ग्रास बन गए और बड़ा कठिन है उनको इस वक्त जो है निकाल पाना। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे 9 राज्यों की विधानसभा की 33 सीटों पर उपचुनाव में असम में 70% से ज्यादा मतदान। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन और सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए न्यू रोड सेफ्टी एंड ट्रांसपोर्ट बिल 2014 में कई कड़े प्रावधान किए गए हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने जनता के सुझाव के लिए ड्राफ्ट बिल जारी किया है। बिल के मुताबिक सड़क हादसे में किसी बच्चे की मौत के मामले में कम से कम 7 साल की कैद और 3 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान होगा। शराब पीकर या लापरवाही में गाड़ी चलाने के मामले में सजा और जुर्माने की राशि को काफी ज्यादा बढ़ाया गया है। स्कूल बस के मामले में लापरवाही पर ड्राइवर के खिलाफ कड़े दंड का प्रावधान बिल में है। सड़क हादसे में घायल व्यक्ति के फौरन इलाज के लिए गोल्डन आवर पॉलिसी को बिल में जगह दी गई है। वाहनों में सुरक्षा इंतजामों को दुनिया के कई विकसित देशों की तर्ज पर जरूरी किया गया है। बिल संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में पेश किए जाने की संभावना है। लोकसभा की 3 और 9 राज्यों में 33 विधानसभा सीटों के लिए कल मतदान पूरा हो गया। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट और 11 विधानसभा सीटों के लिए 53% मतदान हुआ, जबकि राजस्थान की 4 विधानसभा सीटों के लिए हुए उपचुनाव में 66% से ज्यादा वोट पड़े। असम की 3 सीटों पर 70% से ज्यादा मतदान की खबर है। लोकसभा की 3 सीटों के उपचुनाव में उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी, गुजरात की वडोदरा और तेलंगाना की मेढक लोकसभा सीट के लिए चुनावों में मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
मैनपुरी में 56.4% मतदान हुआ है। इस तरह से जो अभी तक की सूचना है, पूर्ण शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हुआ। मतदान के बाद उम्मीदवारों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया। बड़ौदा शहर एक इतिहास बनाने जा रहा है। वडोदरा शहर एक मजबूत और निर्णायक नेतृत्व आज देगा। बहुत मेरी उम्मीद 100% में बहुत जंगी लीड से जीतने वाली हूँ। बड़ौदा शहर के सभी लोगों बहुत अच्छी तरह से मतदान करना। इसके साथ ही 9 राज्यों की 33 विधानसभा सीटों पर भी शनिवार को मतदान पूरा हुआ। उत्तर प्रदेश की 11 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले गए। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें लगी थीं। मतदान को लेकर युवाओं में खासा उत्साह दिखाई दिया। आपने जब वोट डाला है तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा महसूस होता है, बहुत अधिकार है हमारा, इसलिए हमें डालना चाहिए, अच्छा लगता है। गुजरात की 9 विधानसभा सीटों के अलावा राजस्थान की 4, असम की 3, पश्चिम बंगाल की 2 विधानसभा सीटों पर शनिवार को मतदान कराया गया। आंध्र प्रदेश की नालगोंडा, छत्तीसगढ़ की अंतागढ़ और सिक्किम की रंगंगंग, यंगंगंग और त्रिपुरा की मानू सीट पर चुनाव हुआ। सभी सीटों के लिए 16 सितंबर को मतगणना होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव में एबीवीपी ने 18 सालों के बाद छात्र संघ के 4 पदों पर जीत हासिल की है। इस बार एनएसयूआई को किसी सीट पर सफलता नहीं मिल पाई। एबीवीपी के मोहित नागर अध्यक्ष चुने गए हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने इस जीत पर एबीवीपी को बधाई दी है। बीजेपी की छात्र इकाई एबीवीपी ने डूसू चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल की है। शनिवार को आए नतीजों में मोहित नागर ने अध्यक्ष पद, प्रवेश मलिक ने उपाध्यक्ष, कनिका शेखावत ने सचिव और आशुतोष माथुर ने संयुक्त सचिव के पदों पर एनएसयूआई के उम्मीदवारों को हराया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने एबीवीपी कार्यकर्ताओं को शानदार जीत के लिए बधाई दी है। जो पिछले साल पूरा स्टूडेंट एक्टिविज्म रहा दिल्ली विश्वविद्यालय में विद्यार्थी परिषद के तहत, इस बार उन्होंने दिखाया, छात्रों ने हमारा साथ किया। दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र जीते, हर कार्यकर्ता की जीत है हमारे। डीयू के कॉलेज यूनियन के चुनाव में भी एबीवीपी को अच्छी सफलता मिली है। कांग्रेस से जुड़े छात्र संगठन एनएसयूआई की हार उसके लिए दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद दूसरे झटके से कम नहीं है। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने खुद को मुख्यमंत्री पद की रेस से बाहर बताया है और युवा पीढ़ी को मौका दिए जाने की वकालत की है। उन्होंने दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनाने वाले बयान से भी दूरी बनाते हुए कहा कि उनके बयान को गलत समझा गया। इस बीच आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर अपने विधायकों को तोड़ने का आरोप लगाया है। जो इलेक्टेड सरकारें होती हैं वही सबसे अच्छी होती हैं, क्योंकि वो जनता को रिप्रेजेंट करती हैं। तो यदि इस स्थिति पर पहुंच गई है बीजेपी कि वो सरकार बना सकती है, तो अच्छी बात है दिल्ली के लिए। क्योंकि शीला दीक्षित का ये बयान गुरुवार का है, लेकिन अब उन्होंने इस बयान पर सफाई दी है। शनिवार को एक निजी चैनल से बातचीत में उन्होंने साफ किया कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने भी राहत की सांस ली है। शीला दीक्षित जी ने कहा था कि अगर किसी को बहुमत है तो वो सरकार बना सकता है, तो बहुमत वाले न हमारे कहने से रुकेगा और ना जिसको बहुमत नहीं है वो किसी के कहने से बना सकता है। इस बीच दिल्ली में सरकार गठन पर बीजेपी की तरफ से स्थिति साफ नहीं है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी की ओर से अभी भी उनकी पार्टी के विधायकों को तोड़ने की कोशिशें जारी हैं। 15 एमएलए से हमारे बीजेपी के लोगों ने अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से अप्रोच करने की कोशिश की है, उनको तोड़ने की कोशिश की है। उनमें से कुछ के रिकॉर्डिंग्स, कुछ क्लिप्स हमारे पास में हैं। शीला दीक्षित के गुरुवार के बयान के बाद कांग्रेस में तीखा विरोध हुआ था। चैनल से बातचीत में शीला दीक्षित ने दोबारा मुख्यमंत्री पद की रेस में शामिल होने की अटकलों को भी खारिज किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत के प्रधान न्यायाधीश आरएम लोढ़ा ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर जोर दिया है। उनका कहना है कि इससे आम आदमी को व्यवस्था में कुछ भी गलत होने पर न्याय का भरोसा रहता है। आरएम लोढ़ा ने कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। मुख्य न्यायाधीश आरएम लोढ़ा का कहना है कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता बेहद जरूरी है। दिल्ली में रूल ऑफ लॉ कन्वेंशन 2014 पर सेमिनार में उन्होंने कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता छीनने की कोशिशें कभी कामयाब नहीं होंगी। The judiciary has inherent strength and no effort will succeed in taking away the independence of judiciary. सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने इसे आम आदमी के भरोसे से जुड़ा मसला बताया। उन्होंने उम्मीद जताई कि देश का हर शख्स
न्यायपालिका की स्वतंत्रता बरकरार रखने की कोशिश करेगा। It is the independence of judiciary that leads to confidence in the mind of the public that here is a judiciary that will come to their aid and rescue if there is wrong to them by the executive or by anyone. मुख्य न्यायाधीश RM लोढ़ा ने भ्रष्टाचार को लोकतंत्र को कमजोर करने वाली सबसे बड़ी बीमारी बताया। उन्होंने न्याय प्रणाली से जुड़े सभी लोगों से भ्रष्टाचार से दूर रहने की अपील की। इस बीच कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने न्यायपालिका की पवित्रता और स्वतंत्रता को सर्वोपरि बताया है। तमाम दलों ने मुख्य न्यायाधीश के बयान का स्वागत किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे पाकिस्तान में अवामी तहरीक नेता मौलाना ताहिरुल कादरी ने की सरकार से बातचीत निलंबित। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आज से 4 दिन की वियतनाम यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। राष्ट्रपति 17 सितंबर तक वियतनाम में रहेंगे। उनके इस दौरे में दोनों देशों के बीच कई अहम करार हो सकते हैं। इसमें अहम सामरिक ऊर्जा सुरक्षा सौदा शामिल है। वियतनाम भारत को तेल और गैस के 2 और ब्लॉक देगा। ये ब्लॉक दक्षिण सागर में मौजूद हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के साथ पेट्रोलियम राज्य मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के अलावा कई दलों का एक प्रतिनिधिमंडल भी जा रहा है। भारत और वियतनाम के बीच फिलहाल $7 अरब का व्यापार है। इसे 2020 तक 15 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य है। शनिवार को वियतनाम रवाना होने से पहले राष्ट्रपति ने वियतनाम को भारत की पूर्व की ओर देखो नीति का अहम स्तंभ करार दिया। And people of Vietnam have followed his teachings, ideologies, principles. Oh yes. And that is a great affinity between two countries. Yes, we have a very India close and relationship. Vietnam. Yes. पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने मांग की है कि अमेरिका में सिखों पर हमले का मामला राष्ट्रपति बराक ओबामा के सामने उठाया जाए। उन्होंने कल विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की। उप मुख्यमंत्री ने इसे बातचीत के एजेंडे में शामिल करने की गुजारिश की। सुखबीर सिंह बादल ने इराक में बंधक 41 भारतीयों को जल्द छुड़ाने की भी मांग की। सिख कम्युनिटी के जो लोग वहाँ रहते हैं, कई उनके ऊपर अटैक हुए हैं। सो हम रिक्वेस्ट करने आए कि जब प्राइम मिनिस्टर जी प्रेसिडेंट ओबामा को मिलेंगे सो उनको बताएं कि ये सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है पूरे अमेरिकन कम्युनिटी को कि सिख कम्युनिटी की आइडेंटिटी अलग है और जिन्होंने अटैक किया है उनके ऊपर क्विक एंड स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जाए। और अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। पाकिस्तान में अवामी तहरीक नेता मौलाना ताहिरुल कादरी ने सरकार के साथ बातचीत निलंबित कर दी है। कादरी ने कहा कि सरकार इस्लामाबाद और दूसरे शहरों में अवामी तहरीक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर रही है और प्रदर्शनकारियों की वाजिब मांगों को सुनने की इच्छुक नहीं है। कादरी और इमरान खान ने आरोप लगाया है कि सरकार ने उनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है और इस्लामाबाद में उनके करीब 300 समर्थकों को पकड़ा गया। अवामी तहरीक के प्रवक्ता गुलाम अली ने कहा कि इन गिरफ्तारियों की वजह से सरकार के साथ बातचीत को निलंबित करने का फैसला किया गया है। तहरीक इंसाफ के महासचिव जहांगीर तरीन ने एक समाचार चैनल से बातचीत में कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में सरकार के साथ बातचीत मुमकिन नहीं है। बात इराक की। इराक में आईएस आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच लड़ाई जारी है। उधर अमेरिका आईएस के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बनाने में जुटा हुआ है। इसी मकसद से मध्य पूर्व के दौरे पर रहे अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि आईएस से लड़ाई में मिस्र की भूमिका अहम है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने जोर देकर कहा कि आईएस के साथ संघर्ष अकेले अमेरिका की लड़ाई नहीं हो सकती। इराक में अमेरिकी हवाई हमलों की मदद से सुरक्षा बलों ने आईएस आतंकियों पर दबाव बढ़ा दिया। इराकी सेना ने दावा किया है कि अमेरली इलाके के अल्बू हसन को जल्द ही आईएस लड़ाकों के कब्जे से छुड़ा लिया जाएगा। इसके अलावा अमेरली के नजदीक आईएस के कब्जे वाले कई शहरों में भी इराकी सेना ने आईएस लड़ाकों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने आईएस के खिलाफ रणनीति का खुलासा करते हुए एक बार फिर व्यापक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन पर जोर दिया और कहा कि हम इस रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं। And we're moving ahead with our strategy to degrade and ultimately destroy this terrorist organization. To meet a threat like this, we have to be smart. We have to use our power wisely. And we have to avoid the mistakes of the past. We're moving ahead with our campaign of airstrikes against these terrorists, and we're prepared to take action against ISIL in Syria as well.
उधर आईएस के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बनाने की कोशिश में जुटे अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंच गए, जहां वो सोमवार को आईएस पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इससे पहले मध्य पूर्व के दौरे पर गए अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने शनिवार को काहिरा में अरब लीग के महासचिव नाबिल अल अरेबी से इसी मुद्दे पर बातचीत की। केरी मिस्र के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री से भी मिले। केरी ने कहा कि इराक और सीरिया में आईएस से निपटने में मिस्र अहम भूमिका निभा सकता है। Egypt has a critical role to play in publicly renouncing the ideology that ISIL disseminates. And it is something that the Egyptian religious establishments at Al-Azhar and Dar al-Ifta, they both fully support and understand. तुर्की के प्रधानमंत्री ने इराक में आईएस से निपटने के लिए अमेरिका की कार्रवाई को जरूरी बताया, मगर साफ किया कि इराक में स्थिरता के लिए ये काफी नहीं। Şu anki söylenen strateji gerekli yani bir şekilde güvenlik tedbirleri gerekli ama düzen kurmak için yeterli değil. अमेरिकी विदेश मंत्री आईएस के खिलाफ व्यापक गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अब तक 10 अरब देशों का समर्थन हासिल कर लिया है, लेकिन अमेरिकी गठबंधन में ईरान की किसी भूमिका से फिलहाल इनकार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आईएस आतंकियों ने अब ब्रिटेन के एक नागरिक डेविड हेन्स की हत्या का वीडियो जारी किया है। हालांकि अभी इस वीडियो की पुष्टि नहीं हुई है और ब्रिटेन की सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां इस वीडियो की जांच कर रही हैं। लेकिन इसी मामले पर आज प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने सुरक्षा कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई है। 2 अमेरिकी पत्रकारों जेम्स फॉली और स्टीवन सोटलॉफ के बाद अब ब्रिटेन के नागरिक डेविड हेन्स की हत्या की खबर है। आईएस की तरफ से जारी ताज़ा वीडियो में पिछले साल सीरिया से अगवा हेन्स की हत्या का दावा किया गया है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय का कहना है कि वो इस वीडियो की जांच कर रहा है। प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने ट्वीट कर डेविड हेन्स के कत्ल को जघन्य अपराध करार दिया। कैमरन ने कहा कि कातिलों को सजा दी जाएगी, भले ही इसमें कितना भी वक्त लगे। डेविड हेन्स को पिछले साल सीरिया में मानवीय मदद पहुंचाने के दौरान अगवा किया गया था। आईएस ने अमेरिकी पत्रकार स्टीवन सोटलॉफ के कत्ल के वीडियो में अमेरिकी हवाई हमले बंद न होने की सूरत में हेन्स के कत्ल की धमकी दी थी। इससे पहले आईएस ने 2 अमेरिकी पत्रकारों जेम्स फॉली और स्टीवन सोटलॉफ की हत्या के वीडियो जारी किए थे, जिनकी पुष्टि हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। पाकिस्तान की भारत से बातचीत की पेशकश, सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मिले पाक उच्चायुक्त अब्दुल बासित। श्रीनगर में भारी बारिश, राहत और बचाव के कामों पर असर, पानी बढ़ने से उत्तर कश्मीर में बाढ़ का खतरा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का आज से 4 दिन का वियतनाम दौरा, वियतनाम को बताया लुक ईस्ट नीति का अहम हिस्सा। सड़क हादसों पर लगाम के लिए न्यू रोड सेफ्टी एंड ट्रांसपोर्ट बिल में कड़े प्रावधान, ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर बढ़ेगी सजा और जुर्माने की राशि। और आईएस आतंकियों का ब्रिटेन के नागरिक डेविड हेन्स की हत्या का दावा, प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने बुलाई सुरक्षा कैबिनेट की आपात बैठक।